अध्याय 6। यहाँ कभी वे रहते थे। हवा शांत हो गई थी और हवा का झोंका चल रहा था, जो पत्तियों को उछालकर ताड़ के पत्तों की बरसाती बूंदों में बदल रहा था। पेड़ों की छाया में प्रवेश करने से ठीक पहले स्टेनस्ट्रीट रुक गया। उसकी तेज नज़र ने बाईं ओर रेत पर पड़ी किसी चीज पर ध्यान दिया। केले का एक बड़ा गुच्छा, जो आधा पक्षियों ने खा लिया था, आधा धूप में खराब हो गया था, कुछ ऐसा जो कई दिनों से वहां पड़ा हुआ था और वहां कैसे पहुंच गया। वहां केले का कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा था, केवल नारियल के पेड़ों की समतल पंक्ति थी, जैसे किसी सेना की पहली पंक्ति अचानक रुक गई हो। वो उसे देखने के लिए झुका। डंठल को चाकू से काटा गया था। अपने आप को सीधा करते हुए उसने पाया कि लेस्ट्रेंज ने इस तथ्य को नोटिस कर लिया था। देखो, लेस्ट्रेंज ने कहा, इसे काटा गया है। डिक ने इसे पेड़ से काटा होगा, लेकिन यहाँ आसपास कोई केले का पेड़ नहीं है। चलो चलते हैं। वो इस बात से उतना ही बेपरवाह था। खोए हुए लोगों का पहला निशान, जैसे डिक और एमिलिन वहां जीवित हों, लेगून में मछली पकड़ रहे हों और किसी भी क्षण वापस आ जाएं। लेगून पर जहां दूर समुद्र का नीला से भी नीला रंग चट्टान पर बोल रहा था, एक सन्नाटे को तोड़ रहा था जो केवल सीगल के विलाप से परेशान था। यह एक जीवंत तथ्य था कि इस पहली खोज से स्टेनस्ट्रीट की आंखें धुंधली और धुंधली हो गई थीं, जबकि लेस्ट्रेंज की आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। वह दूसरे का पीछा करता रहा, जिसने अचानक बढ़त ले ली थी, और जैसे ही वे पेड़ों की छाया में चले गए, स्टेनस्ट्रीट के लिए पूरे मामले ने एक नया रंग ले लिया और द्वीप पर रोमांस की एक झलक दिखाई दी जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। बस कटे हुए केलों के उस गुच्छे ने उसके मन में किसी अजीब तरीके से खोए हुए लोगों के रूपों को उन पेड़ों और जमीन से जोड़ दिया था जिन्हें वे छोड़ आए थे और जिस जमीन पर वे चले गए थे। प्रेतवाधित। ओह हाँ, द्वीप प्रेतवाधित था, अगर केवल नाविक आदमी की कल्पना में, जो भूतों में विश्वास नहीं करता था, हवा में आवाजें सुनता था जो पत्तियों को हिलाती थीं और पेड़ों के रंगीन अंधेरे में चलती हुई आकृतियों की कल्पना करता था। लेस्ट्रेंज एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जो ऊपर की ओर जाता था, जो रास्ता कम और पगडंडी ज्यादा था। दाएं और बाएं नारियल के पेड़ों के संकरे खंभों से विशाल ब्रॉड फ्रूट और छाया की खाड़ियां दिखाई दे रही थीं, और अब एक छोटी सी नदी की आवाज झंझनाती और तुतलाती हुई आई और ताड़ के पेड़ टूट गए, जिससे एक ऐसा मैदान दिखाई दिया जो फन से भरा हुआ था और हिलते हुए पत्तों से रोशनी बरसा रहा था। यहाँ एक पुरानी चट्टान के ऊपर एक छोटा सा झरना फन के बीच में खो गया था, और ऊपर विशाल मोमबत्ती की तरह केले के पेड़ खड़े थे, जो अपने पूरे पके फलों को आकाश की ओर उठाए हुए थे। देखो, लेस्ट्रेंज ने कहा। वो कटे हुए फलों के एक गुच्छे की ओर इशारा कर रहा था जिसे काटकर नीचे फेंक दिया गया था और जो फन के पास पड़ा था। फिर उसने बाईं ओर उनके पास ही हीरे के तने वाले आटू की ओर इशारा किया। पेड़ में एक चाकू चिपका हुआ था, जिसे केला काटने वाले ने उसके लौटने तक वहीं छोड़ दिया था। लेस्ट्रेंज पेड़ के करीब गया, चाकू पर नजर डाली और उसे छुए बिना झरने के पास से आगे की ओर बढ़ गया, ऊपर की ओर, और मानो उसे अपनी जमीन का पूरा भरोसा हो। पेड़ गिर गए और नारियल के बाग के पीछे हवा में फुसफुसाते हुए पहाड़ी की चोटी दिखाई देने लगी। एक सूर्य प्रकाशित स्थान, गुंबद जैसा और एक बड़ी चट्टान से घिरा हुआ, जो हजारों वर्षों के मौसम के कारण टूट गया और घिस गया था। वे सूर्य की रोशनी से गर्म होकर जीवित प्राणी की तरह चट्टान पर चढ़ गए और उसके ऊपरी भाग पर आराम करते हुए देखने लगे। उत्तर पश्चिम से हवा पुनः ताज़ा हो गई थी, जो दूर नीचे पत्तियों को उड़ा रही थी और चट्टान के पार समुद्र को हवा दे रही थी, और यहाँ से पूरा द्वीप संसार उनके नीचे पन्ने के बदलते रंगों वाली हवा के साथ जीवंत हो उठा था। वे लेगून के नीले नीलम रंग के छल्ले का पता लगा सकते थे, जो कहीं चौड़ा था, कहीं संकरा, तथा चट्टान जिसका बाहरी किनारा चकाचौंध कर देने वाला था, तथा जो प्रकाश से भरे समुद्र की लहरों से घिरा हुआ था। कभी कभी चट्टानों के बीच से उत्तर की ओर सीगल का धुआं निकलता था और हवा के साथ समुद्र की लहरों की हल्की सी बड़बड़ाहट के साथ एक मंत्रोच्चार की ध्वनि आती थी, जो सीप की फुसफुसाहट की तरह निरंतर बड़बड़ाहट होती थी। लेस्ट्रेंज अपनी कोहनी पर झुककर दूर दूर तक देख रहा था। सूरज के पश्चिम की ओर बढ़ने के ठीक इस समय द्वीप की छाया समुद्र की ओर बढ़ने लगी थी,
जो डरपोक ढंग से लेगून के पार जाकर रीफ को पार कर शाम के समुद्र में खो गई थी। स्टेनिस्ट्रीट उस फैलती हुई छाया को देख रहा था जो दूर नीचे खिलौने के जहाज की तरह पड़े रंटोंगा को छू गई थी। तभी उसके साथी ने उसे जगाया। देखो, लेस्ट्रेंज ने कहा। वह पश्चिम की ओर इशारा कर रहा था, एक ऐसी जगह की ओर जहां पेड़ लेगून के किनारे की ओर टूट गए थे, जिससे पानी के लिए एक खुली जगह हरी हो गई थी। देखो, लेस्ट्रेंज ने कहा, क्या तुम उनका घर नहीं देख सकते? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, नाविक ने सूरज से अपनी आंखें छिपाते हुए उत्तर दिया। घर? नहीं, सर, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहां खुले मैदान में पेड़ों की छाया ने उसे पानी के किनारे से ज्यादा दूर नहीं, बल्कि उस पेड़ समूह के करीब ले लिया है जो थोड़ा खुले में खड़ा है। नाविक ने फिर से उस दिशा में देखा जिस ओर इशारा किया गया था। हाँ, अब जब उसे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो न तो चट्टान था, न झाड़ी और न ही पेड़। पूर्णिमा के दिन भी ये किसी सामान्य दर्शक की नज़र को आकर्षित नहीं कर पाता। ये छोटा और मायावी था, जैसे किसी शाखा में घोंसला हो। हाँ, ये किसी तरह की संरचना थी और इतनी दूरी पर भी उसे लगा कि वह छत देख सकता है। लेकिन अगर यह एक घर था, तो बिल्डरों ने अपना निवास इतनी दूर क्यों चुना? हवा कुछ नहीं बता सकती थी, न ही शांत समुद्र, न ही वह महान सूर्य जो अपने निवास से लेकर मनुष्यों के सपनों तक सब कुछ बनाता है। आओ, लेस्ट्रेंज ने कहा। वह अपनी आधी लेटी हुई स्थिति से उठा और चट्टान से नीचे उतरने लगा। घास के मैदान पर, जहां चट्टान की छाया लंबी होती जा रही थी, वह सिर झुकाए और आंखें आधी बंद किए एक पल के लिए खड़ा रहा। फिर मुड़कर वो पश्चिम की ओर नीचे की ओर चला गया। 1/4 मील तक नारियल के बाग थे, फिर मैमी सेब, पैंडनस के पेड़ों और ब्राड फ्रूट की एक बड़ी पट्टी थी, जिसके माध्यम से वे एक घाटी में पहुंचे जहां फन ऊंचे ऊंचे उगे हुए थे। सबसे अजीब आश्चर्य, क्योंकि यहां तराशे हुए पत्थर के बड़े बड़े खंड बिखरे पड़े थे और पत्थरों की सीढ़ियां खंडहर में खड़ी थीं, जो सदियों की बारिश और उनके नीचे उगने वाले देवदार के पेड़ों की जड़ों के कारण बाधित थीं। फन के बीच में अपनी जगह से गिरकर आधा झुका हुआ एक बड़ी पत्थर की मूर्ति पड़ी थी, जो बहुत पहले का एक द्वीप देवता था। दिन की गर्मी यहाँ रुकी हुई थी, जहाँ कोई हवा नहीं आ रही थी और जहाँ फन एक त्रिविम शांति में खड़े थे, एक सन्नाटा जिसे केवल कीड़ों की हल्की गुनगुनाहट ने तोड़ा था। स्टेनिस्ट्रीट ने द्वीपों के बीच इस तरह के मंदिर स्थल देखे थे, लेकिन लेस्ट्रेंज के लिए यह नज़ारा नया था। वो एक पल के लिए गिरे हुए देवता, बिखरे हुए ब्लॉक, शाम की अंबर रोशनी से जगमगाती छतों को देखता रहा। फिर वह घाटी से नीचे और उससे आगे चला गया, जहां एक पगडंडी वाला रास्ता उन्हें हुटू के पेड़ों के एक झुरमुट से होते हुए उस घास के मैदान तक ले गया जिसे उन्होंने पहाड़ी की चोटी से देखा था और जहां घर खड़ा था। पेड़ों की बाईं ओर की पट्टी के पास और उसके बगल में एक छोटा सा बगीचा था जहां टोरो उगता था। ये खड़ा था, पत्तों से बना छप्पर और बेत से बना हुआ। इसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। शाम की रोशनी अंदर आती थी, जिससे सारा साधारण सामान दिखाई देता था। सावधानी से और करीने से लपेटी गई चटाइयाँ, एक शेल्फ जहां नारियल के छिलके से कटे हुए कटोरे, सुतली की एक गेंद, एक पुरानी कैंची रखी हुई थी। सभी बड़े करीने से और क्रम से सजाए गए थे। कुछ मछली के भाले एक कोने से टिके हुए खड़े थे और शेल्फ के सबसे अंत में एक छोटे से कटोरे में कुछ फूल थे, जो कभी चमकीले थे लेकिन अब मुरझा गए हैं। फिर भी निर्माण की सारी चालाकी के बावजूद घर अधूरा लग रहा था, मानो बिल्डरों को इसके पूरा होने से पहले ही बुला लिया गया हो। लेस्ट्रेंज घर के खुले दरवाजे के सामने खड़ा था, इतना भरोसेमंद, इतना भोला, इतना घोंसला जैसा। ये घर उन खोए हुए बच्चों द्वारा बनाया गया था जिनके रूप उसने एक दिन पहले ही देखे थे, जिनकी आवाज़ें उसने इतने सालों से नहीं सुनी थीं। करीने से बिछे हुए मैट, मुरझाए हुए फूलों का कटोरा और शेल्फ पर सावधानी से सजाई गई चीज़ों का नज़ारा एक पल के लिए उसके नज़रिए से पैदा हुए। महान संतोष और इस बात की निश्चितता को चकनाचूर कर देता था कि वह जल्द ही बच्चों से मिलने वाला था। ये चीज़ें, एमिलिन ने एक आवाज़ की तरह साफ साफ कहा। एमिलिन इतनी साफ सुथरी, चीज़ों के प्रति इतनी सावधान, फूलों की इतनी शौकीन। भूत बच्चा स्मृति की रेत पर दौड़ता हुआ उसके पास आया।
वह सूर्य की रोशनी वाली रेत जो इतनी सारी और इतनी महान चीजों को निगल जाती है। वह टूट गया और उसने अपना हाथ दरवाजे के चौखट पर टिकाकर अपना चेहरा छिपा लिया। स्टेनिस्ट्रीट ने अपनी एड़ी घुमाई और तेजी से लैगून के किनारे की ओर चला गया। उसे भी लगभग उतनी ही बुरी तरह से चोट लगी जितनी दूसरे को लगी थी। वह घर, जो बाकी सभी चीजों के बाद आ रहा था, सबसे कठोर दिल को झकझोर देता। वह अपनी बाहें मोड़े खड़ा था और लैगून के पानी के पार चट्टान को देख रहा था। यह लैगून चौड़ा और उथला था, यहाँ वहाँ मूंगे की लकीरों से घिरा हुआ था। चट्टान इतनी नीचे और दूर थी कि वह प्रशांत महासागर पर शाम की रोशनी देख सकता था, जिसकी लहरों की आवाज़ दूर बाहरी तट पर नींद की आवाज़ की तरह आ रही थी। आह, ठीक है, ये सब कुछ का भाग्य था और उन्होंने अपना दिन जिया था और खुश थे। एक आदमी को अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देने से कोई फायदा नहीं था, रोने धोने से कोई फायदा नहीं था। यह अच्छा ही हुआ कि वे घर पर आए थे। ये लेस्ट्रेंज को उनसे मिलने के बारे में पागलपन से ठीक कर देगा। इसने उस भयानक संतोष को तोड़ दिया था, एक कड़वी दवा, लेकिन उस बीमारी से बेहतर जो उसे धमकी दे रही थी। वह दूसरे को संभलने का समय देने के लिए काफी देर तक खड़ा रहा, फिर वह मुड़ा। लेस्ट्रेंज ठीक हो चुका था। वह घर के सामने खड़ा था और हाथ में मछली पकड़ने वाला भाला लेकर उसे देख रहा था। स्टेनिस्ट्रीट उसके पास गया। देखो, लेस्ट्रेंज ने कहा, उसने कितनी चतुराई से कांटों को बनाया है। वह अपने हाथों से हमेशा चतुराई बरतता था। उसने भाले को वहीं पर रख दिया जहां पर उसे पाया था और फिर घर पर अंतिम नज़र डालकर वह चला गया। आओ, उसने कहा, हमें जहाज पर वापस जाना होगा, क्योंकि जहाज के रवाना होने से पहले बहुत कुछ करना है, और मैं चाहता हूं कि वह कल रवाना हो जाए। मैं अभी तुम्हारे साथ उसके पास जाऊंगा और सुबह वापस आऊंगा। वापस लौटो, स्टेनिस्ट्रीट ने कहा। क्या तुम हमारे साथ नहीं जा रहे हो? मैं सैन फ्रांसिस्को को फिर कभी नहीं देखूंगा, लेस्ट्रेंज ने जवाब दिया। मेरा घर यहीं है, मेरे बच्चे जो मुझसे मिलने आ रहे हैं, जो मुझसे मिल चुके हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपने दोनों ओर महसूस करता हूँ। मैं उन्हें अभी नहीं देख सकता, लेकिन वे समय आने पर मुझे खुद को दिखाएंगे। स्टेनिस्ट्रीट ने एक पल के लिए कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने चारों ओर फीके पड़ते लैगून को देखता रहा, जिस पर जल्द ही तारों की रोशनी पड़ने वाली थी, और शाम की भूतिया रोशनी में हवा के साथ हिलते हुए पेड़। और बच्चा, उसने अंततः पूछा। उनका बच्चा मेरे पास रहेगा, लेस्ट्रेंज ने कहा।